वेलकम टू जेनित आईएएस। हम क्वेश्चंस के इतिहास के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को आइए आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण नए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला प्रयोग कौन सा था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो ये 1861 में लाया गया था और इसके बाद 1892 में नेक्स्ट एक्ट लाया गया। तो एक लंबे समय तक चलने वाला अधिनियम था ये 1892। 1909 के बाद 1919 और 1919 के बाद में 1935 में अधिनियम लाया गया। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो 1909 वाला सिर्फ 1909 से 1919 यानी लगभग 10 साल तक चला। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठ समाज या संगठन अभिनव भारत का गठन किया था। तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। 1904 में इस संगठन की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में। ये एक क्रांतिकारी संगठन था और जिसने भारत की आज़ादी में अपने अभूतपूर्व योगदान को अपने स्तर पर परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे आपको 3 बातें याद रखनी है। अभिनव भारत बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया? 1904 में। कहाँ किया गया? और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। जब 1915 में भारत आए तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए सलाह दिया कि सबसे पहले आप भारत का भ्रमण कीजिए, भारत की वर्तमान परिस्थिति को, आर्थिक स्थिति को और जो औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत में समस्याएं हैं उन सब से अच्छी तरीके से रूबरू हो जाइए और फिर आप भारत के लिए बहुत करीब से काम कर सकते हैं। गांधी जी ने वैसा ही किया और फिर उसी भ्रमण के क्रम में ही गांधी जी 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें शामिल होने लखनऊ आए और इसी अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण में किसानों का जो शोषण हो रहा था नील खेती के नाम पर, उसके संदर्भ में बुलाया और नील खेती के लिए अनुबंध हुआ था पहले और उस अनुबंध को समाप्त करने के लिए भी पैसे की मांग की जा रही थी बागान मालिकों के द्वारा। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने जाकर के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो ये राज्य था पंजाब। पंजाब ने पटियाला और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर के खुद को एक स्वतंत्र अस्तित्व वाले राज्य के रूप में स्थापित करने की योजना पेश की थी, जो अस्वीकार कर दी गई थी। अभिनव भारत, इस संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में अभिनव भारत। अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? बंगाल में ये शस्त्रागार था चटगांव में, उस पर सूर्यसेन ने हमला करके यहाँ से हथियारों को हासिल किया था और एक मास्टर थे, टीचर थे और काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान था। इन्होंने इस चटगांव पे हमला करके यहाँ से काफ़ी हथियार जो है हासिल कर लिए थे, जिसका आगे क्रांतिकारियों ने भी यूज किया, जिसमें पकड़े जाते हैं और फिर इन्हें फांसी दे दी जाती है, अंग्रेज इन्हें फांसी पे चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन में शाखा स्थापित हुई थी और वहाँ पे किसके द्वारा स्थापित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में?
मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में 1906 में की जाती है, ढाका में आगा खां और समीउल्लाह खां की अध्यक्षता में। और इसकी लंदन वाली जो शाखा स्थापित होती है वो अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अमीर अली की अध्यक्षता में 2 साल के बाद 1906 में ढाका में स्थापित होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 2 वर्ष के बाद इसकी एक लंदन में भी शाखा स्थापित होती है मुस्लिम लीग की, जो अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में, फैक्चुअल प्रश्न है ये, दीवानी प्राप्त किए जाने के पश्चात इलाहाबाद की संधि होती है और उसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है। तो अंग्रेज़ सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो जनजाति का नाम ध्यान रखिएगा, ये खासी जनजाति थी जो मेघालय वाले क्षेत्र में निवास करती है, जहाँ गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, उसी में ये खासी जो है जनजाति है, गारो भी जनजाति है। तो खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज़ सबसे पहले आए थे। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान अपने समय में काफ़ी आधुनिक और एडवांस शासकों में से एक था, जिसने ब्रिटिश को ये समझा था कि ब्रिटिश की जो ताकत है वो पूंजीवादी शक्ति के रूप में स्थापित होने के कारण है, और बाकी भारतीय शासक उसे सिर्फ और सिर्फ दूसरे दृष्टिकोण से समझ रहे थे, वो उसे तकनीकी दृष्टिकोण से समझ रहे थे। टीपू सुल्तान ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे कंपनी बनाने का प्रयास किया, विदेशों में इसने दूतावास स्थापित किए, फ्रांसीसियों के संपर्क में रह करके इसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया पश्चिमी कल्चर पर, नेपोलियन के साथ संपर्क स्थापित करके उसे भारत में अपने राज्य की सुरक्षा और आक्रमण के लिए जो है आमंत्रित किया। तो ये सारे कार्य टीपू सुल्तान के द्वारा किए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जो भू राजस्व की व्यवस्था थी ये 1793 में किसके द्वारा लाई गई? कॉर्नवालिस के द्वारा। जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, उनको मालिकाना हक देंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? तो इस अस्थाई बंदोबस्ती योजना में एक व्यवस्था ये दी गई थी कि जो भी जमींदार हैं वो जमींदार पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं है। जमींदारों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। जमींदारों के ऊपर किसानों को विश्वास था, कोई मतलब नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी जी नहीं। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी, नहीं, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ये बात ध्यान रखिएगा कि जमींदारों को केवल सूर्यास्त के नियम का पालन करना होता था, क्योंकि उनको एक निश्चित रकम ही सरकार को देनी होती थी। उस निश्चित रकम का अरेंजमेंट करके निश्चित तारीख को सूर्यास्त से पहले उन्हें सरकार को सौंपनी थी। बाकी और किसी भी तरीके का उनको कंट्रोल नहीं किया गया था, पूरी तरीके से उनको स्वतंत्रता दी गई थी। तो इसका आंसर होगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऐसा ना होने की वजह से ही उन्होंने अनेक रैयतों को, खेतिहरों को पट्टा जारी नहीं किया। ठीक है, इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।